Hello everyone, I welcome you all on this YouTube channel UPSC Logy. This is me राहुल और आज हम बात करेंगे विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर्स की फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। तो यहाँ पर इस सीरीज को शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियोस जो है वो पसंद आए तो, और प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियोस भी देख सकते हो। अगर ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो फिर ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर एनालिसिस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल वगैरह देखने को मिलता है। तो आप टेलीग्राम पर यूपीएससी लॉजी का जो चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हो, और पबेड ऑप्शनल है तो फिर पबेड पीडीएफ करंट अफेयर मैगजीन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के करंट अफेयर प्रोवाइड करती है उसको भी रेफर कर सकते हो बाकी वीडियोस देखने के बाद। तो शुरू करते हैं आज की कार्यवाही, और सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, और मैं कोशिश मेरी रहेगी कि रेगुलर रहूं यहाँ पर और वीडियोस जो है आपको एक एक करके इस मैगजीन के जो है वो प्रोवाइड करूं। और ये जो है वीडियो ये कोई ऑफिशियल वीडियो नहीं है, ऑफिशियल चैनल विजन आईएएस का नहीं है। अगर आप विजन आईएएस से डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर उनके जो कोर्सेज उनको परचेज करना चाहते हैं तो देन यू कैन रेफर टू www.visioниas.in। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। विजन आईएएस वेल नोन नेम है इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन में। ओके तो शुरू करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। तो बेसिकली बहुत सारे इंटर स्टेट्स के बीच में बॉर्डर में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं इंडिया में। तो रिसेंटली कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मेघालय और असम गवर्नमेंट जो हैं उन्होंने एग्री किया है टू सेटल द लॉन्ग पेंडिंग इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन एटलीस्ट 6 एरियाज। तो न्यूज़ के बारे में और कुछ कि मेघालय जो है वो कार्व्ड हुआ था, यानी असम को काट कर मेघालय बनाया गया था 1972 में, और 884 किलोमीटर जो बॉर्डर है यहाँ पे 12 पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट हैं बिटवीन द टू, जिसमें इंपॉर्टेंट जो नाम एक दो आप याद रख सकते हो प्लेसेस इन न्यूज़ में जो यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स में आता है, तो वहाँ पे आप याद रखिएगा लेंगपी, बोको एक्सेट्रा, और इनकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको दी है, आप बस नाम थोड़ा सा याद रख सकते हो। इसके अलावा दीज डिस्प्यूट जो है ये स्टेम हुए हैं फ्रॉम द मेघालय मेघालय गवर्नमेंट ने जो रिफ्यूज किया था टू एक्सेप्ट द असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट ऑफ 1969। तो जैसा कि ऊपर देखा 1972 में मेघालय कार्व्ड आउट हुआ था, तो कार्व्ड आउट होने के लिए कोई लॉ आया होगा, उस लॉ का नाम था रीऑर्गेनाइजेशन, असम रीऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज असम का रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा था, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें यहाँ पे मेघालय ने रिफ्यूज़ कर दी थी, मानी नहीं थी। और रिसेंट जो डिसीजन है वो फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रीजनल कमेटी जो स्टेट्स की बनी उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स देखोगे तो आपको पता है बेसिकली कि इंडिया जो है हिस्ट्री यहाँ पर दी गई है कि 550 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी, ब्रिटिश टेरिटरीज थी, और वो सारी मिलकर इंडिया बना था। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो 1953 में, उसने 1953 में ये जो कमीशन था इसने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है लिंग्विस्टिक और अदर बेसिस पर बनाई थी। बाद में धीरे धीरे आज की तारीख में 28 स्टेट हैं, 8 यूटीज़ हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। ठीक है, इसके अलावा डिवीज़न इज़ नॉट विदाउट द क्रैक्स इन सर्टेन बॉर्डर्स। तो जो डिवीज़न है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है असम का, चाहे वो नागालैंड की बात हो 1963 में जब नागालैंड सबसे पहले जो बना था। इसके अलावा गिव राइज टू 4 इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। तो नागालैंड जो बना उसके बाद यहाँ पे 4 इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, नॉट रिवर डिस्प्यूट। रिवर डिस्प्यूट अपने आप में एक अलग टॉपिक है, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो डिस्प्यूट अलग अलग हैं, जैसे असम और नागालैंड के बीच में डिस्प्यूट है। ये कहाँ पर डिस्प्यूट है? ये है ओवर द नागा हिल्स। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि असम और इसके बीच में नागा हिल्स पर डिस्प्यूट है, और ये रीजन जो है वो नॉर्थ कचर एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये सारा इशू है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश 1860
6। ठीक, तो थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट कि ब्रिटिशर्स के जो लॉज वगैरह थे, नोटिफिकेशन थे, उसकी वजह से असम और नागालैंड के बीच में कन्फ्लिक्ट है, असम मिजोरम के बीच में कन्फ्लिक्ट है ओवर द बाउंड्रीज। ये सदर्न असम की बात है, ये ऊपर नॉर्थ कचर की बात थी, ये सदर्न असम यानी बराक वैली, ऊपर नागा हिल्स वगैरह का रीजन की बात थी, यहाँ पर बराक वैली और लुसाई हिल्स की बात है। तो आपको ज्योग्राफी में जो आप पढ़ते हो तो लुसाई हिल्स, नागा जो मतलब ऊपर हिल्स पड़ी थी, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्थ ईस्ट और ये सारे एंगल आपको पता होने चाहिए। आप 11th की ज्योग्राफी जब पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन अलाइनमेंट वगैरह में दी हुई हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन 2 ब्रिटिश एरा यहाँ पर भी 2 नोटिफिकेशन, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस आपको आइडिया रहना चाहिए कि असम मिजोरम के बीच में बराक वैली के एरिया में और लुसाई हिल्स के एरिया में कन्फ्लिक्ट है। ऊपर हमने देखा था नॉर्थ कचर में कन्फ्लिक्ट है, तो नागालैंड वाला कचर में है और मिजोरम वाला बराक वैली और लुसाई हिल्स में है। ठीक है, असम और अरुणाचल इनके बीच में भी थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है इन द फॉरेस्टेड एरियाज। ठीक है, तो ये फॉरेस्टेड एरियाज में है, ऊपर नागा हिल्स में था, बीच में आपको देखने को मिलता बराक वैली में है। तो हर जगह है, हिल्स में भी है, वैली में भी है, प्लेन में भी है, ऐसे कुछ याद रख सकते हो। इसके अलावा कुछ अलग अलग और भी बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, कुछ एक्टिव हैं, कुछ डोरमेंट है। जैसे वॉल्केनोज होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ डोरमेंट होते हैं। एक्टिव यानी कि वो चल रहे हैं डिस्प्यूट, डोरमेंट यानी कभी कभी आ जाते हैं, वैसे मतलब वो जागे हुए नहीं है, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज देयर। एंड अलग अलग अगर डिस्प्यूट देखोगे तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट है ओवर द पंचकुला रीजन। तो थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, अगर आप इन स्टेट्स के बिलोंग करते हैं तो इनको डिटेल में आपको पता होना चाहिए फॉर योर यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू और फॉर दैट मैटर जो अदर स्टेट पीएससी अगर आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में क्यों है, ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है, ये रीजन आपको पंचकुला के पास रीजन है, इसकी वजह से। महाराष्ट्र कर्नाटका में ये बेलगांव आपको पता है, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत ही पॉपुलर है। इवन अगर आप हिस्ट्री से इसको लिंक करना चाहो, लेट मी लिंक इट विद द हिस्ट्री। जब जो आपको पता है होम रूल लीग मूवमेंट चला था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने जो लीग वगैरह बनाई थी, तो वहाँ पे उन्होंने बेलगांव वाली लीग उनके अंडर में थी। इसके अलावा हेडक्वार्टर वगैरह भी उन्होंने इसके बनाए हुए थे उस एरिया में। इसके अलावा जब महात्मा गांधी ने जो सेशन किया था, जो अपना इकलौता जो सेशन जो हुआ था महात्मा गांधी जी द्वारा, जिसमें वो प्रेसिडेंट थे, वो बेलगांव में ही हुआ था। और इसके अलावा कुछ और भी जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे क्लास 11th की, तो वहाँ पर जब जो रिवर्स वगैरह आती हैं, तो वहाँ पे भी बेलगांव जो है उसके बारे में कि वहाँ पे काली रिवर या जो भी रिवर्स वगैरह है, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ काली और नॉट, बट वहाँ पर भी कॉर्नर में आपको बेलगांव में जो रिवर है वो आपको देखने को मिलेंगी। सो आपको ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ यहाँ पे लिंक करते हुए पढ़ना है, तभी यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स आपसे क्रैक होगा, बिकॉज दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क्स व्हेन इट कम्स टू सीएससी एग्जामिनेशन। तो आप इस तरीके से समझो इसको कि बेलगांव में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इवन ये आपका डिस्प्यूट जो है वो क्या है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में डिस्प्यूट रहता है। और ये बेलगांव डिस्ट्रिक्ट विद लार्ज, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मराठी है, लेकिन ये रीजन जो है वो कर्नाटका में आता है, तो लोग जो है वो मराठी स्पीकिंग है, रीजन आ रहा है कर्नाटका में तो कन्नड़ स्पीकिंग होनी चाहिए। सो लिंग्विस्टिक बेसिस पर ये चीज़ें रहती हैं, तो लिंग्विस्टिक वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। सो इस तरीके से चीज़ें हैं। इवन इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी इसी तरीके से कुछ वर्क करते हैं कि भाई लैंग्वेज जो लोग बोल रहे हैं वो कुछ और है, तो वो उसको वहाँ होना चाहिए, इसको वहाँ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश लद्दाख रीजन है, वहाँ पर भी जो सारचू ये रीजन है ले मनाली हाईवे पर, तो यहाँ पर भी हिमाचल और लद्दाख के बीच में, ऊपर हमने हरियाणा हिमाचल देखा था, अब हिमाचल और हिमाचल के ऊपर लद्दाख, तो यहाँ पे सारचू रीजन में कन्फ्लिक्ट है विद रेस्पेक्ट टू ये जो हाईवे निकलता है वहाँ से। तो मनाली सब लोग घूमने जाते हैं, और ले जब से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग हुआ है तो ले भी लोग घूमने जा सकते हो। तो ऐसे कुछ याद रख सकते हो, और कौन सा ब्रिज है, क्या चीज़ें हैं, और अटल टनल किस पर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से एकदम से याद आ जानी चाहिए कि भाई ये है, ये वहाँ है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, कोई अगर पास वगैरह है तो आप यहाँ से उन चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। इसके अलावा डॉर्मेंट में उड़ीसा वेस्ट बंगाल का इशू है। ठीक है, यहाँ पे कनिका सैंड आइलैंड जो है इन द वे ऑफ बंगाल, तो इसके ऊपर यहाँ पे इशू रहता है। तो कनिका कपूर एक कोविड-19 के टाइम पर बहुत ही प्रचलित हुई थी, और यहाँ पे आपको कनिका सैंड आइलैंड याद रखना है जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो कनिका इज बिटवीन उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो दीदी और
दीदी से याद रख सकते हो, जैसे दीदी पॉपुलर है वैसी कनिका कपूर भी पॉपुलर हुई थी कोविड की वजह से, तो आप ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट चीज़ें हैं ताकि आप रिकॉल, आपकी जो सबकॉन्शियस है उसमें चीज़ें याद रहें। ठीक, इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के ऊपर इनका इशू रहता है, बिकॉज आपको पता है जॉइंट कैपिटल है, तो वहाँ पर भी इशू रहते हैं। ठीक है, हरियाणा कब बना था, 1971 में बना था कि 72 में बना था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कर्नाटका और केरला के बीच में कासरगोड जो जगह है तो उसके ऊपर रहता है, बिकॉज ये नर्दर्न केरला में है, तो वहाँ पर आपको बॉर्डर वगैरह देखने को मिलता है। तो इस वजह से अगेन वही चीज़ है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कन्नड़ स्पीकिंग पीपल, लेकिन आता ये दूसरी जगह है, तो उस तरीके से चीज़ें चलती हैं। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान में भी ये जो मंगध हिल्स है तो इस पर इशू रहता है। अब तक हमने देखा बहुत सारे इश्यूज हैं, कुछ एक्टिव हैं, कुछ डोरमेंट हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट में हैं, कुछ कहीं हैं, कुछ कहीं हैं। ठीक है, हिल्स में भी हैं, वैली में भी हैं, प्लेन में भी हैं, तो हर जगह इश्यूज हैं। रीजंस क्या है इतना इशू, जो यूपीएससी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मेंस के लिए, कि व्हाट आर द रीजंस विच लेड टू दीज काइंड ऑफ डेवलपमेंट एंड दीज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। ये रिवर डिस्प्यूट भी नहीं है। अगर मान लो मैं पूछूं रिवर वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के क्या रीजन है, तो आपको पता है कि पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ वाटर हो जाता है, आपको पता है कि रिवर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो उनको डिमार्केट करना काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, आपको पता है कि लॉज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, वर्डिक्ट आती हैं उसको, लॉज में तो लिखा है कि फाइनल वर्डिक्ट है लेकिन वो फाइनल होती नहीं है, क्योंकि उसके आगे फिर अपील मैकेनिज्म जो है वो चलता रहता है और लॉज जो है वो केसेस है वो पेंडिंग रहते हैं। ठीक है, लोगों का पॉलिटिसाइजेशन पॉलिटिसाइज किया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा, सो दैट दे कैन गेट द वोट्स एक्सेट्राज। उस वजह से भी वहाँ पे जो है रीजनलिज्म वगैरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स की बात होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा वाटर डिस्प्यूट नहीं है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स की। अब बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्यों आ रहे हैं, ये पैरेलल में आप समझो कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई नदी निकल रही है, कुछ ऐसा है नदी नाला वाली बात नहीं है। यहाँ क्या है, ब्रिटिशर्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज हमने ऊपर भी देखा हुआ है कि भाई यहाँ पे भी 1866 नोटिफिकेशन था असम नागालैंड डिस्प्यूट में, फिर उसके बाद मिजोरम वाले में भी ऐसा ही था। तो जो बिकॉज जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो उनकी बहुत ज़्यादा पॉलिसी ऐसी रहती थी नॉन इंटरवेंशनलिज्म की, वो इंटरवीन नहीं करते थे, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो बॉर्डर इश्यूज हैं उन सबको वो रिजॉल्व नहीं करते थे। उनका प्रॉफिट मोटिव था, तो वो अपना प्रॉफिट जो है वो ऐसी जगहों से कमाते थे जहाँ पीस है, तो पीस जहाँ है वहीं काम करते थे और निकल जाते थे, और ये इश्यूज जो है उन्होंने अनरिजॉल्व छोड़ दिए थे, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी की वजह से ऐसा है। इसके अलावा जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट की रिकमेंडेशन वगैरह कमेटीज और ये सब देते हैं, ये जो रिकमेंडेशन है तो होती है, इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। ठीक है, नागालैंड जो है उन्होंने सुंदरम कमीशन की रिपोर्ट को वो कर दिया था रिजेक्ट। सिमिलरली मेघालय जो है उन्होंने YV चंद्रचूड कमेटी, जो ये आपके सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही फेमस जज हैं, उनकी कमेटी बनाई गई थी उनके द्वारा, तो मतलब उनके अध्यक्षता में, तो वहाँ पर भी डिस्प्यूट जो है वो इशू उन्होंने जो असम के ऊपर बोला था, तो वहाँ पर भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया गया, मेघालय ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो कहीं मेघालय रिजेक्ट किया है, कहीं नागालैंड, और इस तरीके से जो है इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, यानी कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स के लिए जो मैकेनिज्म है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 131 क्लॉज C, तो वहाँ पे पता है कि आपको डिस्प्यूट्स और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात है, तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में इशू रहता है, या कभी कभी ये डिस्प्यूट जो है वो टाइम ले लेते हैं, पेंडिंग बने रहते हैं, और कभी कभी जब वो उनका वर्डिक्ट आ जाता है तो क्या होता है कि उनका आगे मतलब अपील मैकेनिज्म और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सिमिलरली जो आर्टिकल 263 है इंटर स्टेट काउंसिल वगैरह, तो वो भी प्रॉपरली इन चीज़ों पे काम नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली इंक्वायरी नहीं हो पाती, एडवाइस नहीं हो पाता, और ये सारी चीज़ें हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स की बात कर चुके होगे तो आपने इंटर स्टेट काउंसिल तो कवर कर लिया, लेकिन वहीं इंटर स्टेट काउंसिल के अलावा एक और बॉडी आप पढ़ते हो जिसे बोलते हैं जोनल काउंसिल। ठीक है, जोनल काउंसिल आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बना है, आपको पता होना चाहिए कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो आया था उसने जोनल काउंसिल की बात की थी, और जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 से आई थी। ये भी यहाँ पे इनइफेक्टिव रहती हैं, फ्रिक्वेंट
लेस फ्रिक्वेंटली ये मिलती हैं और रिजॉल्व नहीं कर पाती हैं ये भी इशू, तो ये इनका भी एक कह सकते हो एक रीज़न है। तो आप अगर चाहो तो अलग अलग लिख दो, अदरवाइज आप एक इंस्टीट्यूशनल, अगर आपको इसको मर्ज करना है तो आप लिख सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, उसमें आप दो फिर पॉइंट लिख सकते हो, एक हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, एक हो जाएगा स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म। ये तरीके हैं आपके आंसर्स को एज पर द डिमांड, कि अगर डिमांड अगर मान लो 250 वर्ड्स हैं, अगर आपको वर्ड्स की कमी पड़ रही है तो आप अलग अलग लिखिए। अगर आपके पास कंटेंट बहुत है और आपको लग रहा है कि कैसी चीज़ों को मर्ज करो, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई और उसको एकोमोडेट उसमें आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इसके अलावा लिमिटेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वाटर वगैरह है और ये वाटर के अलावा और भी ये सारे जो डिस्प्यूट्स और ये सेटलमेंट है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के उसमें आता है कंट्रोल में। तो इस वजह से यूनियन गवर्नमेंट बिल्कुल उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट और बिकॉज ऑफ फेडरलिज्म, बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स। सो ये भी एक पॉइंट उसमें लिख सकते हो, ठीक। इसके अलावा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म, तो जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, मैंने जो आपको पैरेलल में वाटर डिस्प्यूट का बताया था कि पॉलिटिकल उसमें पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ है कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, जैसे आपका एक कह सकते हो एक नेशनल लेवल पर नेशनलिज्म होता है, वैसे ही लोकल लेवल पर या स्टेट लेवल पर एक स्टेट नेशनलिज्म या स्टेटिज्म ऐसा कुछ बन सकता है वर्ड, तो वो बन जाता है और इस वजह से पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं उस चीज़ को। तो आपने पढ़ा हुआ है कि कैसे आप रूल कर सकते हो, कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड कौटिल्य की जो चाणक्य नीति है, वो सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा। इसके अलावा अदर रीजंस क्या हैं, तो थ्रेट परसेप्शन और ये सारी चीज़ें, ठीक। इसके अलावा आपको इंटरस्टेट इसके सबके डिस्प्यूट्स क्या हैं, तो या तो चाहो तो आप स्टेक होल्डर अप्रोच लगा सकते हो कि भाई अलग अलग स्टेक होल्डर्स पे क्या इश्यूज हैं, गवर्नमेंट पर, स्टेट गवर्नमेंट पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं इस चीज़ के, लोगों पर क्या हो जाते हैं, या यूनियन पे क्या हो जाते हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो पेस्टल एनालिसिस कर सकते हो। पेस्टल क्या होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, है ना, इस तरीके से लीगल, इस तरीके से पेस्टल एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे हमने पेस्टल एनालिसिस कर दिया कि पॉलिटिकली क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, सिंपल से हैं, इकोनॉमिकली क्या होते हैं और सोशली क्या होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो कॉन्सिक्वेंसेस को। तो सबसे पहले पॉलिटिकल क्या है, डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है कि अगर एक दो स्टेट्स के बीच में इशू आया, अगर उससे क्या होगा, तीसरा स्टेट भी मोटिवेट हो जाएगा कि भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है, डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है और फिर एक के बाद एक इशू जो है वो आते रहेंगे पिक्चर में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही जम्मू कश्मीर का जो वो आर्टिकल जो है उसको हटाया गया, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में भी वो एक बन गया कि भाई यहाँ पे भी कुछ ना हो जाए, तो वहाँ पे भी लोग उस तरीके से उसमें एक्टिव हो गए। तो ऐसा होता है, अगर एक जगह इशू आता है तो दूसरी जगह लोग एक्टिव हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डोमिनो इफेक्ट होता है। इसके अलावा ये जो सेसेशन वाली टेंडेंसीज हैं वो बढ़ने लगती हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। कि एक जगह डिस्प्यूट आया, फिर वो डिस्प्यूट जो, क्योंकि ये पॉलिटिकली एक एंगल है। इकोनॉमिकली क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट रुक जाता है अगर कहीं ऐसे डिस्प्यूट वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। एफडीआई आना बंद हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं रहेगा, स्टार्टअप वगैरह नहीं बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे और लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट है वो सब बेकार हो जाएगा, टूरिज्म सेक्टर प्रभावित होगा। तो ऐसे बहुत सारे आप एंगल एक एक करके लिख सकते हो। इसके अलावा अनवांटेड कॉस्ट एस्केलेशन, जो भी चीज़ें हैं, कॉस्ट जो है वो हो जाएगा। ऊपर से जो इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉय करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कहीं एयरपोर्ट है तो ज़्यादा वहाँ पे जो आपका ये जो CISF है वो ज़्यादा वहाँ पे डिप्लॉय करनी पड़ेगी, फोर्सेस लगानी पड़ेंगी, बॉर्डर्स पे भी ज़्यादा फिर फोर्स लगेगा, उससे मैन पावर जो है वो वेस्ट होगा, तो इकोनॉमिकली ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा। सोशली क्या है, सोशली ये है कि भाई स्टेट्स के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है तो मूवमेंट नहीं होगा, लोगों के बीच में वो सब मतलब जो तनाव क्रिएट होगा और वो सारी चीज़ें मतलब लॉन्ग टर्म में आप समझ सकते हो कि अच्छी नहीं है। वे फॉरवर्ड क्या है कि स्टेट कमेटी बनाई जानी चाहिए सर्वे वगैरह के साथ, सर्वे ऑफ इंडिया के साथ वर्क करके, जो न्यूट्रल एजेंसीज वगैरह यूज़ करते हुए, लैंड सर्वे करते हुए, कौन सा स्टेट किसे देना है, कौन सा एरिया किसके में ज़्यादा बेटर रहेगा, वो सारा एनालिसिस साइंटिफिकली वहाँ पे होना चाहिए। और बाकी आप GS4 का एथिक्स, परसुएशन, वो सब भी कर सकते हो। आप इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। इसके अलावा नो मैन लैंड बना दो, अगर ज़्यादा बवाल है तो नो मैन्स लैंड, जैसे उस एरिया में ना तो
मतलब वो एरिया है वो किसी का नहीं है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। मतलब मिडिल पाथ जो आप कहते हो, एथिक्स में पढ़ते हो कि मिडिल पाथ है अप्रोच होना चाहिए, बुद्धाज मिडिल पाथ, तो उस तरीके से यहाँ पे भी बीच में एक रीजन ऐसा कर दो कि किसी का नहीं है वो, ठीक है, सारा मतलब जड़ ही खत्म कर दो कि किसी का नहीं है, इसमें कोई नहीं रहेगा, ठीक है, नो मैंस लैंड बनाया जा सकता है। ये चीज़ आप कहीं पर भी अलग जगह भी यूज़ कर सकते हो एथिक्स केस स्टडी के लिए, इसको याद रखना कि नो मैंस लैंड हम कर सकते हैं, या कभी भी कोई ऐसा इशू जो रिजॉल्व ना हो रहा हो तो वहाँ पे मिडिल पाथ ऐसे अप्रोच यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रिक्वेंट मीटिंग ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, जो हमने देखा था कि ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सारा जोनल काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, ये सब चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, इनको सही चलाने की ज़रूरत है। और जो भी चीज़ें हैं रिजोल्यूशन है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, सो दैट जल्दी से जल्दी जो है चीज़ें रिजॉल्व हो पाए, ठीक है, दिस इज इट। सेकेंड टॉपिक जो है वो 7 शेड्यूल पर है। 7 शेड्यूल जो है 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे एन के सिंह जी, उन्होंने बोला कि यहाँ पे रिव्यू करने की जरूरत है जो 7 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेजिस्लेटिव पावर जो है वो पार्लियामेंट को देता है और स्टेट लेजिस्लेचर को देता है, और उन पावर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, लिस्ट 1 2 3। फर्स्ट को यूनियन लिस्ट बोलते हैं, सेकंड को स्टेट लिस्ट और थर्ड को कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ये सारे बेसिक्स में यहाँ पे रिपीट करने नहीं बैठूंगा क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पता है। कॉन्करेंट लिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रे एरिया बोला जाता है, आप ये चीज़ याद रख सकते हो सो दैट यू कैन यूज इन योर आंसर्स, ठीक। इसके अलावा रेशनल, ये अलग अलग क्यों कर रखा है, तो सबसे पहले यूनिटी इंटीग्रिटी जो है इंडिया की, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इन लाइट ऑफ द ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस। पार्टीशन के बाद जो यूनिटी लाना जरूरी था, और यूनिटी तभी होगी जब आप किसी को थोड़ी थोड़ी सबको ऑटोनॉमी दोगे, अदरवाइज लोग यूनाइट क्यों होंगे, उन्हें अभी तो कुछ चाहिए होगा ना, कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होता है, जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हो उतना आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो यू विल नॉट फील मोटिवेटेड, ये मोटिवेशन की एक थियरी होती है। तो ऐसे ही लाइफ में भी आप लगाते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, अगर उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आप किसी चीज़ को अपना टाइम देते हो, एनर्जी देते हो, एफर्ट देते हो, अगर उससे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो आप वो चीज़ में मोटिवेट नहीं रहते हो, ठीक है। दैट्स वाई यूपीएससी प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं जॉब छोड़कर, प्राइवेट जॉब छोड़कर, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। सिमिलरली अगर यूनिटी इंटेग्रिटी मतलब उस टाइम पर इमेजिन करो, उस टाइम को मतलब जब आज़ाद हुआ था देश, तो उस टाइम पर क्या था कि अगर आप उनको ऑटोनॉमी नहीं दोगे तो देयर इज नो मोटिवेशन, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट तो वो अपना कर रहे हैं, पावर जो है अपनी सारी वो मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थे 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने अपनी पावर कंट्रीब्यूशन तो दे देंगे वो लोग, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, तो उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी देनी चाहिए, दी जानी चाहिए, और ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से यूनिटी इंटीग्रिटी में वो एक कह सकते हो रोल प्ले करता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें, इन कम्युनल फ्रेंजी एंड मैनेज द इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम फेस्ड बाय द न्यू नेशन। तो उस तरीके की उस टाइम की बात को याद रखते हुए आप कह सकते हो कि हाँ भाई उस टाइम पे ही जरूरी था। इसके अलावा इनेबलिंग रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, तो रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को इनेबल करता है ये जो 7 शेड्यूल है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस जो है वो एक वर्ड है, देखो याद रखना, ये एक जार्गन है तुम्हारे लिए, आपके लिए। रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस यानी जो गवर्नमेंट ऐसी जो रिस्पॉन्ड करे, है ना, ऐसी नहीं है कि गूंगी बहरी सरकार है जो किसी की सुनती ही नहीं है, ये आइवरी टावर अप्रोच ऐसा तो नहीं है, ठीक है, कि मतलब एक बहुत ही विशालकाय गवर्नमेंट है जो आपकी सुनती ही नहीं है, फरियादें नहीं सुनती है, तो ऐसा नहीं, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव कब होगी, जब जो छोटी वाली गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनके पास भी कुछ पावर होगी, नहीं तो अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है, रहते हो तमिलनाडु में हो और दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सेंट्रल वहीं पर है, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड अगर होगा तो वो चीज़ होगी। सो दैट्स वाई हमने डिवाइड करा है, हमने उसको स्टेट में और ये सब चीज़ें डिवाइड करी हैं, सो दैट पीपल कैन so that there should be participation, so that people can easily reach, और फिर रीच तो करेंगे, फिर गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्ड कर पाए। अदरवाइज उनके पास अगर पावर ही नहीं होगी, मान लो स्टेट गवर्नमेंट है लेकिन स्टेट लिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है और स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, तो फिर वो कैसे रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, है ना। सो दैट्स वाई, सो ऐसे आप याद रख सकते हो कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है, इंडिविजुअल मेजोरिटी, ये सब चीज़ें जो हैं वो सब में हेल्प करता है। इसके अलावा बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो अगर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द न्यू इंडियन स्टेट ऑल्सो फेवर्ड द सेंट्रलाइजेशन, तो बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ये चीज़ें जरूरी थी। अदरवाइज क्या होता कि मतलब जो सेंट्रलाइज्ड अगर पूरा सिस्टम रहता तो वो चीज़ भी एक कह सकते हो बैलेंस्ड नहीं रहती, है ना। सो दैट्स वाई सबको अलग अलग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, ताकि टू इक्विटेबल, ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी was seen as a hindrance to equitable distribution of wealth and development।
तो ये हिंड्रेंस की तरह देखी जाती थी ऑटोनॉमी, और इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें डिवाइड की गई, ठीक है। सो बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ये भी एक रेशनल है बिहाइंड द जो सिस्टम है जो दिया गया है इस पूरे सिनेरियो में, ठीक है। तो इस वजह से ये जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक वाला जो पोजीशन है वो आपका सेंट्रलाइज्ड क्यों रखा गया, क्योंकि अगर उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी स्टेट वगैरह को इन सो फार एज द वेल्थ एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी इज कंसर्न, तो वो चीज़ें इशू क्रिएट कर देंगी, बिकॉज वो एक हिंड्रेंस होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। कि मान लो अगर स्टेट्स को ये चीज़ें दे दी गई तो क्या होगा, देखो मान लो कि स्टेट्स को ये चीज़ें दे दी गई, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो स्टेट्स ज़्यादा डेवलप हैं उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा है। तो अगर किसी के पास मान लो किसी के पास सोलर एनर्जी अच्छी है, किसी के पास विंड एनर्जी अच्छी है, किसी के पास मान लो कि कोई कोस्टल एरिया में तो वो अपना ट्रांसपोर्ट सेक्टर कर रहा है, या कोई हिमालयन है तो वो अपना टूरिज्म कर रहा है। सो उससे क्या होगा, इकोनॉमी अगर स्टेट को दे दी जाएगी तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। सो दैट्स वाई जो स्टेट वगैरह ये पावर जो है वो सेंट्रलाइज रखी गई, सो दैट जो सेंटर है वो उन चीज़ों को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसी वजह से आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एजुकेशन जो है वो सेंट्रल लिस्ट का पार्ट नहीं है, स्टिल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सेंट्रल यूनियन लिस्ट का पार्ट नहीं है, बट मिनिस्ट्री उस चीज़ की यूनियन में भी होती है। क्यों? वो इसीलिए होती है सो दैट यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, सो दैट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स रहें, सो दैट एक मतलब ऐसा नहीं हो कि कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, सो दैट वो ऊपर से पूरा एक मॉनिटर करते हुए चीज़ों को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा इसको एनालाइज करके बता दिया। इसके अलावा बैलेंस्ड इकोनॉमिक हो गया। इसके अलावा अदर्स क्या है कि एज पर द जॉइंट कमेटी रिपोर्ट 1934 इट वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू इंश्योर द प्रोविंसेस रिमेन ट्रूली ऑटोनमस। तो ये कमेटीज वगैरह ने भी बोला था कि भाई इनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहने दो, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस सिस्टम जहाँ पर 3 लिस्ट हैं। तो हमने देखा क्या रेशनल है, रेशनल बिल्कुल आप उस टाइम पर चले जाइए और उस टाइम पर मतलब आज़ादी के टाइम पर और उसके एंगल लिखते रहिए, आपके सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके अलावा रिफॉर्म करने की ज़रूरत क्यों है? रिफॉर्म करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सबसे पहले स्टेट किसी भी चीज़ की ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत कभी भी कोई क्वेश्चन आए किसी भी चीज़ का, ये मैं फिर यहाँ पे जनरल बात बताने वाला हूँ कि कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि नीड क्यों है किसी चीज़ की या किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स क्या है, तो एक अप्रोच होता है डिमांड सप्लाई इश्यूज़ को अलग अलग लिख दो, ठीक है। तो डिमांड साइड पे एक इशू है, डिमांड साइड मतलब स्टेट जो है वो डिमांड कर रही है, ये एक नीड है। किसी भी चीज़ की नीड क्यों है? क्योंकि स्टेट जो है वो डिमांड कर रही है। तो स्टेट डिमांड क्यों कर रही है? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हमने ऊपर देखा था कि भाई आज़ादी के टाइम ऐसा था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे इतने सालों की आज़ादी हो गई है, तो इस टाइम में क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब इरोड हो गई। जैसे पहले प्लानिंग कमीशन होता था वो नहीं रहा, तो क्या होगा, पहले प्लानिंग कमीशन जो था वो उसके पास फाइनेंशियल पावर्स थी और वो डिस्ट्रीब्यूट करता था जो है मनी और वगैरह वगैरह, तो दैट थिंग इज चेंज। इसके अलावा जीएसटी आ गया, वो यहाँ लिखा नहीं है बट यू कैन मेंशन कि भाई उससे भी यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको पता है कि फॉरेस्ट एजुकेशन ये पहले स्टेट लिस्ट में थे, इनको कॉन्करेंट लिस्ट में किया गया बाई 42nd अमेंडमेंट। तो इससे क्या हुआ कि स्टेट लिस्ट वाले थे यानी स्टेट की पावर थी, लेकिन कॉन्करेंट में कर दिया तो स्टेट की भी है, प्लस वहाँ पे ओवर राइडिंग पावर है सेंटर्स के पास। तो इस तरीके से कह सकते हो कि वो जो डिवीजन ऑफ फंक्शन है उसको भी यहाँ पे इरोजन देखने को उसको मिला है। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट जैसे MG नरेगा है या NFSA है। वैसे देखो फूड जो है वो आपका फूड सिक्योरिटी वगैरह ये आपका स्टेट का एक कंपोनेंट है, ठीक है, जो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी स्टेट का एक कह सकते हो उसके कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सारी चीज़ों की वजह से नेशनल जब लॉज बन गए तो ये सारी चीज़ें सेंटर के पास चली गई, तो या उसके परव्यू में आ गई, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। इसके अलावा फ्यू कॉमन ग्रीवेंसेज अपीयर टू रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रेजिडुअरी पावर विद द सेंटर। और इसके अलावा जो रेजिडुअरी पावर हैं जो कहीं नहीं लिखी, तो वहाँ पर भी इशू रहते हैं कि भाई इनको स्टेट को दिया जाना चाहिए एक्सेट्रा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो राजमन्नर कमेटी है 1969 की और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है पंजाब का 1973 का, उन्होंने रिकमेंड किया कि कुछ एंट्रीज को स्टेट लिस्ट को देना चाहिए बोथ फ्रॉम यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट एंड वेस्टिंग रेजिडुअरी पावर इन द स्टेट। तो रेजिडुअरी पावर पर भी है कि रेजिडुअरी पावर, और अभी तो ऐसा है कि जितनी रेजिडुअरी पावर है जो कहीं नहीं लिखी वो सारी सेंटर के पास हैं, लेकिन कुछ कमेटीज़ ने ऐसा भी बोला कि उन पावर्स को किसको देना चाहिए, स्टेट्स को देना चाहिए, और कुछ यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट की भी पावर्स को स्टेट को देना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें डिमांड्स हैं, चाहे वो कमेटी के फॉर्म में देख लो या फिर
आज़ादी से अभी तक जो भी चीज़ें रिफॉर्म हुई उन चीज़ों के रेस्पेक्ट में देख लो, उन चीज़ों के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेट्स आर डिमांडिंग लाइक दिस। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है, देयर हैज़ बीन अ लिटिल प्रोग्रेस, जो भी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ का, तो वहाँ पे क्या है कि और ज़्यादा ज़रूरत है। तो और ज़्यादा ज़रूरत तभी ये चीज़ें हो पाएंगी जब स्टेट के पास और ज़्यादा चीज़ें जाएंगी, तभी तो, क्योंकि आपको पता है कि जब आप बात करते हो 11 शेड्यूल 12 शेड्यूल वगैरह की 73rd और 74th अमेंडमेंट से जो बने हैं, तो वहाँ पे वो स्टेट्स वाले ही सब्जेक्ट नीचे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनियन वाला जो बैंकिंग है वो नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो दैट्स वाई वी नीड टू मॉडिफाई दैम एज वेल, ठीक है, क्योंकि जो ये जो अमेंडमेंट है 1992 और 93 वगैरह के टाइम पे जो आए थे, 1990s में जो आए थे, वो वहीं से स्टेट से नीचे चले गए, लेकिन स्टेट पर ही कम थे, तो फिर कैसे काम चलेगा जी। तो दैट्स वाई वी नीड टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। इसके अलावा चेंजिंग गवर्नेंस, जो गवर्नेंस है वो चेंज हो चुकी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले डिजिटल टेक्नोलॉजीज नहीं थी, क्लाइमेट चेंज का कंसर्न नहीं था, अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। सो दैट्स वाई वी नीड टू ब्रिंग दोज काइंड ऑफ चेंजेस इन द लेजिस्लेटिव एलोकेशन ऑफ द 1950s, ठीक है, उस टाइम को चेंज करने की जरूरत है। इसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती हैं ये भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो गवर्नेंस चेंज हो रही है, यू कैन मेंशन दिस, गवर्नेंस चेंज हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, स्टेट डिमांड भी कर रहे हैं, और कमेटीज़ भी अलग अलग बोल रही हैं, जो हमने अभी ऊपर भी देखा था कि कमेटीज़ क्या क्या बोली हैं। जनरली अगर देखोगे तो एक तो यही बोला कि रेजिडुअरी पावर जो है वो आपका यूनियन लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में कर देनी चाहिए, ठीक है, कुछ को छोड़ के। ये सरकारी कमेटी वगैरह की रिकमेंडेशन है, ठीक है। ऊपर भी हमने देखा था राजमन्नर और आनंदपुर साहिब। देखो राजमन्नर और आनंदपुर साहिब जो है ये स्पेसिफिक स्टेट कमेटीज़ हैं, दैट्स वाई हम इसको अलग से नहीं बोल रहे। वो एक के ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है क्योंकि वो स्टेट की डिमांड की हम उसके अंडर में लिख सकते हैं। लेकिन जब इसकी बात करो सरकारिया की, सरकारिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर है, दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये अलग से इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई अलग से हम इसको देख रहे हैं कि 1988 में सरकारिया कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। देखिए रेजिडुअरी पावर्स भी ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूनियन लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। जो रेजिडुअरी पावर यूनियन के पास है वो कॉन्करेंट में दो। ऊपर उन्होंने सीधा बोला था कि रेजिडुअरी पावर को कहाँ दे दो, स्टेट में दे दो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, यूनियन से इसको देना चाहिए इस चीज़ में कॉन्करेंट में, ठीक है, सिर्फ टैक्स वाली छोड़कर, क्योंकि टैक्स वाला हमने देखा है वी नीड टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, दैट्स वाई। इसके अलावा लॉजिक समझो हर चीज़ का, टैक्स वाला क्यों छोड़ दिया वो चीज़ भी समझने की ज़रूरत होती है, सो दैट आप अच्छे से उस चीज़ को याद रख सकें और समझ सकें और समझा सकें किसी को भी। सेकेंड, दैट द स्टेट शुड बी कंसल्टेड बाय सेंटर। जब भी कोई लॉ बनाया जाए कॉन्करेंट में तो स्टेट को कंसल्ट करने की जरूरत है। एंड देन द थर्ड थिंग इज दैट सेंटर शुड लिमिट द फील्ड इट ऑक्यूपाइज विद रेस्पेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट।